तो क्या कोई घर जिंदा हो सकता है? मतलब क्या वो सिर्फ यादें संजोकर रखता है या फिर लोगों को अपनी कहानी का हिस्सा ही बना लेता है? आज हम एक हॉरर स्क्रिप्ट के पन्ने पलटेंगे और ये समझेंगे कि आखिर डर को बुना कैसे जाता है, कैसे एक मामूली सा बंगला एक भयानक सपने में बदल जाता है। तो चलिए इस खौफनाक कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये कोई मामूली भूत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जगह के बारे में है जो जिंदा है और जो अपने मेहमानों को कभी जाने नहीं देती। यही वो खौफनाक आइडिया है जिसे हम इस पूरे विश्लेषण में समझने वाले हैं। हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक बड़े ही शांत माहौल से होती है, लेकिन उस शांति के ठीक नीचे कुछ बेचैन करने वाला छिपा होता है। तो ये है भूमिका, जहां हमें किरदारों, जगह और उस पहले खतरे से मिलवाया जाता है जो बस दस्तक देने ही वाला है। यहीं से असल में डर की नींव रखी जाती है। हमारी कहानी राज और नेहा के साथ शुरू होती है जब वो इस पुराने औपनिवेशिक बंगले में कदम रखते हैं। अब देखिए, राइटर यहाँ जानबूझकर एक क्लासिक हॉरर सेटिंग चुनता है। अकेलापन, ये पुरानी बनावट, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहाँ कोई भी पहले से ही थोड़ा बेचैन महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर दरार और हर बंद खिड़की कोई अनकहा राज छुपाए हुए हैं। और यहीं पर आता है कहानी का पहला असली ट्विस्ट। चौकीदार शिवदास उन्हें एक सीधी सादी लेकिन बिना किसी वजह के एक चेतावनी देता है। देखिए, ये बस एक छोटा सा वाक्य है, पर ये फौरन टेंशन खड़ी कर देता है। क्यों? आखिर ऊपर है क्या? ये सवाल किरदारों के साथ साथ हम सबके मन में भी घर कर जाता है। अब कहानी राइजिंग एक्शन में एंटर करती है। यहाँ वो पहली चेतावनी एक असली सुपरनैचुरल घटना में बदल जाती है। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक आवाज बन चुका है। और वो आवाज भी एक खास समय पर आती है, 2:17। स्क्रिप्ट में इस टाइम का जिक्र बहुत बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है, एक तरह का अनुष्ठान जो बार बार दोहराया जाता है। हॉरर में जो चीजें हम नहीं देखते वो अक्सर सबसे ज्यादा डराती हैं। स्क्रिप्ट यहाँ टेंशन बनाने के लिए आवाज का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करती है। राज आधी रात को जागता है और उसे ऊपर से कदमों की आहट सुनाई देती है, ठीक उसी मंजिल से जिसे बंद रखने को कहा गया था। ये आवाज रुक रुक कर आती है, एक लय में। ये किसी के गलती से चलने की आवाज बिल्कुल नहीं है। ये जानबूझकर और डरावनी लगती है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि उसे सुना जाए। और फिर कदमों की आहट रुक जाती है, लेकिन खौफ खत्म नहीं होता। इसके ठीक बाद ऊपर से कुर्सी घसीटने की एक धीमी, जानबूझकर की गई आवाज आती है। ये दिखाता है कि जो भी ऊपर है वो सिर्फ चल नहीं रहा, वो वहां रह रहा है। अगली सुबह जब राज जांच पड़ताल करता है तो डर और भी गहरा हो जाता है। यहीं पर ये स्क्रिप्ट एक असली साइकोलॉजिकल गेम खेलती है। देखिए, सुराग और सबूत दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। आवाजें तो हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है और धूल पर कोई निशान तक नहीं। अब ये जो लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है यही सबको बेचैन कर देती है, क्योंकि अब इस डर का कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं बचा है। जब राज चौकीदार से इस बारे में पूछता है तो उसे ये खौफनाक जवाब मिलता है। ये लाइन कहानी के मेन कॉन्सेप्ट को सामने लाती है। ये सिर्फ एक भूतिया बंगला नहीं है, ये एक टाइम लूप में फंसी हुई जगह है, जहां एक ही रात बार बार दोहराई जाती है। तो अब डर सुनने से बढ़कर देखने तक पहुंचता है। कहानी का राइजिंग एक्शन अभी जारी है और अब किरदार अतीत के सुराग खोजना शुरू कर देते हैं। खतरा अब और भी ज्यादा पर्सनल और करीब महसूस होने लगता है। ये एक क्लासिक हॉरर तकनीक का बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। स्क्रिप्ट हमारे परसेप्शन के साथ खेलती है। जब नेहा पीछे मुड़ती है और वहां कोई नहीं होता तो एक पल के लिए राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही वो वापस आईने में देखती है, डर दुगना हो जाता है। ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ कमरे में नहीं, बल्कि हमारी असलियत की समझ में भी है। अब इस रहस्य को एक नाम मिलता है। राज को एक पुरानी डायरी मिलती है और उसके हर पन्ने पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है, अंजलि। ये एक कमाल का तरीका है। डर अब कोई अनजान शक्ति नहीं है, उसे एक पहचान मिल गई है, अंजलि। अब खतरा एक किरदार है जिसकी अपनी एक कहानी है। और फिर मिलती है डायरी की आखिरी एंट्री। ये लाइन सीधे सीधे राज और नेहा को और हमें भी एड्रेस करती है।
ये इस बात को कंफर्म कर देती है कि खतरा सिर्फ अतीत की कोई कहानी नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में एक्टिव है और नए रहने वालों पर फोकस्ड है। अब तक जो भी टेंशन और सस्पेंस बनाया गया था, वो सब इस एक रात में सिमट जाता है। ये कहानी का शिखर है, क्लाइमैक्स। अब कोई चेतावनी नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, अब है सीधा टकराव, जहां डर अपने चरम पर है और बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। देखिए कैसे स्क्रिप्ट समय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं घटनाएं बहुत तेजी से होती हैं। पहले अंधेरा, फिर ठीक 2:17 पर कदमों की आहट सीढ़ियों पर आ जाती है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और फिर वो आवाज। हर एक पल डर को बढ़ाता जाता है जब तक कि वो बर्दाश्त के बाहर ना हो जाए। और फिर आता है डर का वो आखिरी पल, भूत की फुसफुसाहट जो अब दूर नहीं बल्कि ठीक उनके पीछे है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां ऑडियंस की कल्पना को बाकी काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो किसी भी विजुअल से कहीं ज्यादा डरावना होता है। चलिए, अब हम कहानी के अंत पर आते हैं। हॉरर में ना अंत अक्सर जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े करता है। ये देखने वालों को एक बेचैनी के साथ छोड़ देता है, जो कहानी खत्म होने के बाद भी बनी रहती है। अगली सुबह का जो सीन है वो जानबूझकर बहुत ठंडा और फैक्ट बेस्ड रखा गया है। बाहर पुलिस और पड़ोसी हैं, लेकिन अंदर से बंगला बंद है। राज और नेहा का सामान वही है, पर वो खुद गायब हैं। ये एक और लॉजिकल पहेली है जो उनके गायब होने को और भी भयानक बना देती है। ये है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। स्क्रिप्ट हम सबको इस सवाल के साथ एक पल के लिए छोड़ देती है, ताकि हम अपने सबसे बुरे डर की कल्पना कर सकें, इससे पहले कि अंतिम भयानक जवाब सामने आए। और ये रहा जवाब, डायरी में लिखी एक नई लाइन, सिर्फ 3 शब्द, जो इस बात को पक्का कर देते हैं कि राज और नेहा बंगले से भागे नहीं, बल्कि बंगले ने उन्हें जोड़ लिया है। वो अब उसी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं जो हर रात खुद को दोहराती है। कहानी का अंत इस आखिरी लाइन के साथ होता है, जो इस आइडिया को और पक्का करता है कि ये साइकिल कभी नहीं टूटता। बंगला हमेशा की तरह जागता रहता है और कहानी नए सुनने वालों का इंतजार करती है। ये अंत कहानी को एक लोकल लेजेंड बना देता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये स्क्रिप्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रेतवादित स्थान सिर्फ अतीत की यादें हैं, या फिर वो एक्टिवली नई आत्माओं को अपनी कहानी में जोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और शायद यही सबसे डरावनी बात है।